जी, आज जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। सबसे पहले व्हाट इज मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एड्रेस टू ब्रॉड रेंज ऑफ क्वेश्चंस। मतलब इसका मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है ये दो चीज़ों पर फोकस करती है। दूसरे अल्फाज में, नंबर 1, यूज डीएनए टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है जानदारों की एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक वेरिएशन एंड फाइलोजेनी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें डीएनए को यूज़ करते हैं जानदारों का की एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। और उसमें क्या स्टडी करें? पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें जियोग्राफिक वेरिएशन मतलब किस इलाके में, डिफरेंट रीजन्स में जो जानदार हैं उनमें क्या वेरिएशंस पाई जाती हैं, और फलाजनी का मतलब कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में। दूसरा, नंबर 2, यूज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। अब दूसरा क्या है कि मुख्तलिफ जानदारों को लेते हैं और उससे वो देखते हैं कि जी डीएनए में कैसे एवोल्यूशन आई है। ठीक है ना, दो चीज़ों में फ़र्क है। पहले में डीएनए लेके जानदारों की एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, और दूसरे में मुख्तलिफ जानदारों को लेकर उनके डीएनए को स्टडी करते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल कैट में और लाइन के डीएनए में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, तो उस डीएनए में क्या चेंज आई थी। ठीक है, पहले रेप्टाइल थे और फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स बने हैं, तो क्या डीएनए में चेंज आई है। ठीक है, तो ये दो तरह से मतलब समझने के जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है वो काम करती है। जी, तो कह रहे हैं द इंक्रीजिंग अवेलेबल completely sequenced organisms and the importance of evolutionary processes that affect the species history have stressed the interest in studying the molecular evolution events at the sequence level। तो कह रहा है कि जूं अगर इस पे लोग काम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन पे, तो इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? अवेलेबल कंप्लीटली सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स, मतलब मुख्तलिफ जानदारों की मुकम्मल सीक्वेंसिंग। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड की क्या तरतीब है। ठीक है, मतलब हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ जानदारों की सीक्वेंसिंग लोग कर रहे हैं, और उससे क्या होता है? कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है, कि उसको स्टडी करते हैं दैट अफेक्ट द स्पीशीज हिस्ट्री, कि जी उसकी हिस्ट्री मतलब आज से फॉर एग्जाम्पल जी 100 साल पहले फलां जानदार किस तरह का था, अब 100 साल के बाद उसमें क्या पॉजिटिव या नेगेटिव फ़र्क आया है। हैव स्ट्रेस्ड द इंटरेस्ट इन स्टडिंग द मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इवेंट्स एट द सीक्वेंस लेवल। और फिर सीक्वेंसिंग लेवल पर जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है उसको भी स्टडी किया जाता है कि जी एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे कि किस न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क आया है। ठीक है, जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कौन से न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस आ गया कि जी जानदार की फलां खसूसियत जो है वो चेंज हो गई है। तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जो है वो एक सीक्वेंस को स्टडी करती है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर दो सीक्वेंसेस दी गई हैं। ठीक है, सबसे एक ऊपर है GAC। अब आप देखेंगे ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि G, और नीचे दूसरे जानदार में G की जगह पे T लग गया हुआ है, बाकी सेम है। इसी तरह रेड कलर में इसने दिखाया है कि C की जगह पे दूसरे जानदार में कोई भी नहीं है, वहाँ पे एब्सेंट हो गया है। इसी तरह पहले जानदार में A है, उसकी जगह पे दूसरे में T आ गया। तो ये एक वो न्यूक्लियोटाइड को एक जो है उसको स्टडी करते हैं कि सीक्वेंस में क्या क्या डिफरेंस आए हैं। म्यूटेशंस अराइज ड्यू टू इनहेरिटेबल चेंजेस इन जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। क्या जो म्यूटेशन जो पैदा होती है वो किस वजह से पैदा होती है? ड्यू टू इनहेरिटेबल चेंजेस इन जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस, कि जो डीएनए की सीक्वेंस है उसमें जो म्यूटेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, इनहेरिटेबल हो सकती है। ठीक है, मैकेनिज्म्स
which govern changes at the protein level are most likely due to nucleotide substitution or insertion and deletion। कह रहे कि हर म्यूटेशन ज़्यादा वो इनहेरिटेबल नहीं है, ठीक है। कुछ म्यूटेशन से क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन जो बनती है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और प्रोटीन में कह रहे कि अगर न्यूक्लियोटाइड की जो खास सीक्वेंस होती है, हर प्रोटीन किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड से, हर जो प्रोटीन है वो बनी है अमाइनो एसिड से, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की खास सीक्वेंस होती है, तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस में अगर चेंज आ जाए वो होती है म्यूटेशन से, और म्यूटेशन किस में होती है, जीन में। तो कह रहा है कि म्यूटेशन की क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। तो कह रहा है कि प्रोटीन में जब चेंज आती है तो वो आम तौर पे या तो वो म्यूटेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होती है, या वो इंसर्शन होती है, या डिलीशन होती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे टी आना था तो टी की जगह पे वहाँ पे सी लग जाए तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। उसी तरह इंसर्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड लग जाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली सीक्वेंस को आप देख लें कि पहला जी है, तो फॉर एग्जाम्पल जी के बाद फिर एक जी लग जाए तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। जैसे डिलीशन, कोई एक न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल सीक्वेंस में से कम हो जाए, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं चेंजेस में गिव राइज टू न्यू जीन्स विच बिकम फिक्स्ड इफ दे गिव द ऑर्गेनिज्म एन एडवांटेज इन सिलेक्शन। कह रहे हैं कि जो चेंजेस आती हैं किसी जानदार, म्यूटेशन किसी में भी हो सकती है, हम में से सब में हो सकती है। तो कह रहे जो म्यूटेशन है उससे जीन में चेंज आएगी, एक नया जीन बनेगा, ठीक है ना। उसकी सीक्वेंस ज़ाहिर है बाकी अफराद से डिफरेंट होगी। तो कह रहे कि अगर वो जो म्यूटेशन है वो उस जानदार के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको सिलेक्शन में फ़ायदा हो, ठीक है, नेचर उसको सिलेक्ट कर ले। मतलब नेचर कैसे सिलेक्ट करती है कि उस म्यूटेशन वाले जीन की वजह से उस जानदार के लिए नई इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना अगर आसान हो जाए, ठीक है ना, तो वो मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो वो फिर जीन उसको हम कहेंगे कि ये जीन अब फिक्स्ड हो गया है। फिक्स से मुराद कि अब ये अगली नस्लों में भी जाएगा, उस फर्द से जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनमें भी वो जीन जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हर म्यूटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, ज़्यादातर तो नुकसानदेह होती हैं। जिनसे फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद होती हैं, उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो जानदार जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म की वो जो म्यूटेशन है वो फ़ायदेमंद नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। डार्विन फर्स्ट केम अप विद द आइडिया दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एवोल्यूशनरली रिलेटेड। तो डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जानदार जो हैं वो एवोल्यूशन के लिहाज से आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बने हैं। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन बिकेम ए साइंस फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड क्रैक ऑफ जेनेटिक कोड। तो कह रहा है कि जब डीएनए डिस्कवर हुआ और फिर जेनेटिक कोड डिस्कवर हुए, उनकी क्रैकिंग हुई, तो तब से मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जो है वो एक फील्ड बन गई है। फिर इसी तरह इंसुलिन फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस्ड सेंगर ने की थी 1955 एंड सीक्वेंस कंपेयर्ड अक्रॉस स्पीशीज। तो उसने सबसे पहले इंसुलिन जो प्रोटीन है उसकी सीक्वेंसिंग की कि उसमें अमीनो एसिड किस तरतीब से लगे हुए हैं, और फिर उसने मुख्तलिफ जानदारों में जो इंसुलिन है, मुख्तलिफ जानदारों के इंसुलिन लेके उनको कंपेयर किया कि कितना डिफरेंस है, मतलब मैमल्स और रेप्टाइल में कितना डिफरेंस है। न्यूट्रल थ्योरी एक है, वो पढ़ेंगे आगे। तो मोटू काइमुरा एक साइंटिस्ट है, ये मेरा ख्याल है जापानीज हैं, तो और थॉमस जोक्स, इन्होंने ये प्रपोज की थी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज, ये माइकल लाइंच ने जो है वो 2000 के अंदर जो है वो उसको प्रपोज किया था, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं 1970 सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, 1970 तक जानदारों को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता था कि या तो वो यूकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस है, या वो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है।
using 16S ribosomal RNA gene sequence, Carl Woese redefined 3 domains. तो कह रहा है कि जब 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसेस की गई इसके जीन की, तो कार्ल वोज ने 3 नए डोमेन्स जो हैं वो ऐड अप किए, जो कि हैं बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया. To recover evolutionary relationships from amino acid or nucleotide sequences, rigorous models of molecular evolution are needed. तो कह रहा है कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के, मतलब आपने रेप्टाइल और मैमल की सीक्वेंसेस की हैं फॉर एग्जांपल, और आप अब उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि उसके लिए रिगोरस मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन आर नीडेड. उसके लिए हमें कोई मतलब ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए, करना पड़ेगा कि जिसको हम एज ए मॉडल रखें सामने और उसके मुताबिक जो है उनको कंपेयर किया जाए, ठीक है. तो तब हम कह रहे हैं कि सही तरीके से सीक्वेंसेस की मदद से एवोल्यूशनरी लिंकेजेस को स्टडी कर सकते हैं. फंक्शनल वर्सेस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, अब दो मतलब पर्सपेक्टिव हैं, उनका आपस में मतलब क्या कन्फ्लिक्ट है या उनको कंपैरिजन है. In 1961, Ernst Mayr argued for a clear distinction between two distinct and complementary pillars of biology. ये साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मायर, तो उन्होंने कहा कि जी डिस्टिंक्ट और कम्प्लीमेंट्री जो पिलर्स हैं बायोलॉजी के, मतलब इंतहाई वाजे और ज़रूरी, इनके में फ़र्क करना ज़रूरी है. वो कौन से हैं? फंक्शनल बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी. फंक्शनल बायोलॉजी विच कंसिडर्ड प्रॉक्सिमेट कॉजेज एंड आस्क हाउ क्वेश्चंस. ठीक है, जो फंक्शनल बायोलॉजी है कि ये डील करती है प्रॉक्सिमेट कॉजेज को, ठीक है, और हाउ क्वेश्चन कि जी ये फंक्शन कैसे हुआ, ठीक है, हाउ के हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, लीवर कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे इवॉल्व कैसे हुए हैं, ठीक है ना. तो ये हाउ को डील करती है. जबकि एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है विच कंसिडर्ड अल्टीमेट कॉजेज एंड आस्क्ड व्हाई क्वेश्चन कि जी क्यों ये बना है, ठीक है, ये वाई को डिस्कस करता है, जी हार्ट क्यों बना है, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो कह रहे दिस रिफ्लेक्ट्स ए कल्चर चेंज इन बायोलॉजी आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट Dobzhansky first wrote in 1964, nothing in biology makes sense except in the light of evolution. ठीक है, उन्होंने कहा कि जी बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ उस वक्त तक उसकी समझ नहीं आ सकती जब तक हम उसको एवोल्यूशन के तनाजुर में ना देखें. तो उन्होंने कहा कि बायोलॉजी में जब भी आपने किसी चीज़ का स्ट्रक्चर देखना है, उसका फंक्शन देखना है, उसमें एबनॉर्मेलिटी देखनी है वगैरह वगैरह, तो आपको उसकी एवोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा कि जी ये अपनी इब्तिदा कब हुई, किस जानदार से हुई. जैसे हार्ट है, ठीक है जी, पहले ये फिशेज में बना, रेप्टाइल में बना, ठीक है, या इनवर्टिब्रेट में बना, कैसे बना, ठीक है, फिर एवोल्यूशन होते होते एम्फीबियन में कैसा था, रेप्टाइल में कैसा था, बर्ड्स में, मैमल्स में. तो कह रहे एवोल्यूशन के बगैर आप बायोलॉजी को, किसी भी फील्ड को, आपने को प्रोटीन की बात करनी है, आपने जीन की बात करनी है, किसी स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, ठीक है ना, तो कह रहा है कि वो एवोल्यूशन के तनाजुर में ही उसको देखेंगे. अच्छा, इसी तरह कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कह रहे हैं नथिंग इन एवोल्यूशन मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ बायोलॉजी, वही उनकी बात. इसी तरह नथिंग इन एवोल्यूशन मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ डोमेस्टिकेशन. तो कह इसी तरह एवोल्यूशन को भी आप उस वक्त तक नहीं मतलब समझ सकते जब तक आप डोमेस्टिकेशन, मतलब जो जानदार हैं, जो मतलब अब इंसानों के बीच में रहने लग गए हैं, उनको वो आप ना स्टडी करें, ठीक है. तो आप एवोल्यूशन को नहीं, क्योंकि पहले तो सारे जंगली जानदार थे, फिर आस्ता आस्ता पालतू जानदार बन गए. फिर कह रहे नथिंग इन एवोल्यूशन मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स.
ठीक है, ये माइकल लाइंच ने भी कहा था। तो कह रहा है कि ये मुख्तलिफ लोगों के मतलब स्टेटमेंट्स हैं। तो कहता है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स की को समझे और पढ़े बगैर आप एवोल्यूशन को नहीं जान सकते। ठीक है, कोई कहता है जी डोमेस्टिकेशन के बगैर आप एवोल्यूशन को नहीं जान सकते। कोई कहता है जी आप एवोल्यूशन को अगर समझना है, पढ़ना है, तो आप उसको बायोलॉजी की रोशनी में देखेंगे, लिविंग जानदारों की शक्ल में। कोई कह रहा है कि जी जो एवोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कोई अहमियत नहीं, आप उसको समझ नहीं सकते, ठीक है, जब तक आप जो है उसको मतलब कोई किसी चीज़ को भी आप स्टडी नहीं कर सकते जब तक आप उसकी एवोल्यूशन को ना देखें। ये मुख्तलिफ लोगों के जो है वो मुख्तलिफ राय हैं। म्यूटेशंस इन डीएनए एंड प्रोटीन, इसमें अब मुख्तलिफ टाइप्स की म्यूटेशंस होती हैं डीएनए में या प्रोटीन के अंदर। जैसे है सिनोनिमस म्यूटेशन के इसमें क्या होता है कि डू नॉट चेंज अमाइनो एसिड। ठीक है, जो सिनोनिमस म्यूटेशन है इसमें अमाइनो एसिड जो है वो चेंज नहीं होते। मतलब जीन में म्यूटेशन तो हुई है लेकिन जो प्रोटीन बन रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये एफएससी में भी था कि जेनेटिक कोड्स, ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, तो मिथियोनिन को मुख्तलिफ जेनेटिक कोड जो है वो बनाते हैं मिथियोनिन के लिए। मतलब एक सिर्फ जेनेटिक कोड नहीं है, ठीक है, AUG भी मिथियोनिन बनाता है। इसी तरह कोई और सीक्वेंस होगी वो भी मिथियोनिन ही बनाएगी। तो अगर कोई म्यूटेशन हो गई है तो वो AUG मिथियोनिन बना रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूटेशन होगी जी की जगह पर C लागे AUC, तो वो भी अगर मिथियोनिन ही बनाएगा, अमाइनो एसिड लगाएगा प्रोटीन पर, तो वो सिनोनिमस, बज़ाहिर कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा प्रोटीन्स में। इसी तरह है नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन के चेंज अमाइनो एसिड। नॉन सिनोनिमस की एग्जांपल है जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, उससे अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन लग जाता है, ठीक है, अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। तो ये नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन है। इसी तरह नॉन सेंस म्यूटेशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन कौन सी होती है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क आ जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन रिजल्टिंग इन ए प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन, ठीक है, मतलब वही प्रोटीन ने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल 30 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, और अगर म्यूटेशन हो गई है और वहाँ पे स्टॉप कोडॉन बन जाता है, ठीक है, मतलब म्यूटेशन होकर न्यूक्लियोटाइड बदल गया और उस बदलने की वजह से स्टॉप कोडॉन बन गया, और 30 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन जो है वो भी 20 अमाइनो एसिड ही लगे थे, जो स्टॉप कोडॉन आ गया और प्रोटीन अधूरी बनी, मुकम्मल ना बन सकी, तो इसको बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। फिर दी मिस सेंस म्यूटेशन रिजल्टिंग इन ए डिफरेंट अमाइनो एसिड, ठीक है, कि मिस सेंस में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है ये डिफरेंट लगता है, ठीक है, तो ये भी एक मिस सेंस है। इसी तरह कह रहे हैं कि जी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इसमें या तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है। फिर साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है, ये भी नॉन सिनोनिमस की तरह ही है कि जी म्यूटेशन होती है लेकिन बज़ाहिर कोई चेंज नहीं आती। फिर न्यूट्रल म्यूटेशन, म्यूटेशन हैज़ नो फिटनेस इफेक्ट्स, ठीक है, कह रहे कि इसमें कोई भी उस जानदार में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है, उसकी फिटनेस में कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो सामने नहीं नज़र आती। इसी तरह डेलिटीरियस म्यूटेशन है, ठीक है, तो ये भी इसका भी जो फिटनेस है उसके ऊपर डेट्रीमेंटल नुकसानदेह इफेक्ट होते हैं। थैंक यू मैडम, ठीक है, इसमें कोई नुकसानदेह इफेक्ट जो है वो सामने नज़र नहीं आते। फिर हो गया बेनिफिशियल म्यूटेशन, ठीक है, नाम से जाहिर है कि इसमें जो जानदार है उसकी फिटनेस में इजाफा होता है, और एवोल्यूशन के अंदर जो फिटनेस है वो ज़हन में रखना है कि उसमें उसकी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रीप्रोड्यूस। तो फिटनेस से मुराद बायोलॉजी के अंदर या एवोल्यूशन के अंदर उसकी रीप्रोड्यूस करने की सलाहियत है, ठीक है।